हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो समझिए आपका 30 मार्क फिक्स हो गया है। इसी वजह से आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि जल परिवहन से आप क्या कहते हैं, जल परिवहन के क्या लाभ है। इसका आंसर लिखेंगे कि जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। कहते हैं जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सागर या महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके रख रखाव पर बहुत कम खर्च पड़ता है। केवल दोनों छोरों पर पत्तन बनाने और उनके रख रखाव की आवश्यकता होती है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत कम होती है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है, अतः लंबी दूरी तक भारी माल की ढोने में यह बहुत लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना से संबंधित उद्योग है, जिसमें ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, पेजर, राडार, सेल्यूलर या टेलीकॉम, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया सामग्री इत्यादि का निर्माण होता है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, अतः इस उद्योग को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कहते हैं। इसमें विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता रहती है, अतः इसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग या ज्ञान पर आधारित उद्योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संसाधन का संरक्षण जरूरी है, क्यों। तो इसका आंसर लिखेंगे तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि, उसकी मांग तथा जल के असमान वितरण के कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिनों दिन कम होती जा रही है। इतना ही नहीं, सीमित उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सारणों से दूषित हो जा रहा है और जल की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है। इस कारण उपयोगी जल साधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। लगभग 90% जल का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। भारत के लगभग सभी राज्यों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं के लिए संतुलित और पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए जल का संरक्षण जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेट्रो रेलवे क्या है। इसका आंसर लिखेंगे मेट्रो रेल शहरी परिवहन की स्थानीय यातायात सेवा है, जिसमें गाड़ियां काफ़ी तीव्र गति चलती है और लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचाती है। यह भूमिगत भी होती है और भूमि के ऊपर पुल के सहारे भी चलती है। यह प्रदूषण को कम करती है और भीड़ वाले क्षेत्र से बचकर चलती है। भारत में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में यह सेवा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों के नाम बताएं। तो इसका आंसर लिखेंगे वर्तमान समय में भारत में 12 प्रमुख और 185 छोटे या मझले पत्तन हैं। देश के कुल महासागरीय यातायात का 75% इन 12 प्रमुख पत्तनों द्वारा होता है और शेष 25% छोटे और मंझले पत्तन द्वारा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर ये पत्तन स्थित है। इसके पश्चिमी तट पर स्थित मुख्य पत्तन कांडला, मुंबई, नहावा, सेवा, जवाहरलाल नेहरू, जो न्यू मैंगलोर, मरमागांव और कोच्चि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की किन्हीं दो मुख्य समस्याओं का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे, इसको याद करेंगे। इसका आंसर लिखेंगे भारतीय रेलवे कई समस्याओं से ग्रस्त है। इनमें दो मुख्य समस्याएं हैं। प्रथम, रेलवे पटरी की चौड़ाई में विभिन्नता तथा किन्हीं डीजल और किन्हीं विद्युत इंजनों का परिचालन। इनमें रेलों की गति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटी लाइनों से मीटर लाइन और बड़ी लाइन बदलने में तथा डीजल ईंधन के साथ एक विद्युत ईंधन लगाने में समय की बर्बादी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर इंडिया तथा इंडियन के योगदान की विवेचना करें। कहते हैं कि भारत में जो वायु परिवहन है इसके क्षेत्र में एयर इंडिया और इंडियन के योगदान की विवेचना करें। तो इसका आंसर लिखेंगे वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन का तीव्रतम और सबसे महंगा साधन है। 1953 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन, है ना, सॉरी थोड़ा सा इसमें कटअप हो गया है, ईस्वी में राष्ट्रीय के बाद भारत में वायु परिवहन का प्रबंध दो निगमों एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक निजी कंपनियां भी यात्री सेवाएं देती है, परंतु एयर इंडिया और इंडियन का योगदान वायु परिवहन के क्षेत्र में बहुत अधिक है। एयर इंडिया यह यात्रियों और माल के परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। यह विश्व के सभी महाद्वीपों से भारत को जोड़ता है। इंडियन एयरलाइंस को अब इंडियन के नाम से जाना जाता है। यह घरेलू वायु सेवाएं प्रदान करती है और देश के विभिन्न नगरों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर लिखेंगे जो व्यक्ति एक वर्ष में 183 या इससे अधिक दिनों तक रोजगार पाता है उसे मुख्य श्रमिक, और जो इससे कम दिनों तक रोजगार पाता है उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम निम्न है। प्रथम तारापुर जो महाराष्ट्र में है, रावत भाटा जो कोटा के समीप राजस्थान में है, तीसरा कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, चौथा नरोरा उत्तर प्रदेश में है, केंगा कर्नाटक में है, और छठा लिखेंगे काकड़ापाड़ा जो गुजरात में है। इस समय इन 6 केंद्रों पर स्थित 14 यूनिटों से परमाणु ऊर्जा पैदा की जा रही है। ये केवल 16.9 अरब किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। यह भारत में उत्पादित कुल ऊर्जा का मात्र 3.4% है, परंतु भविष्य में इसकी तीव्र गति से वृद्धि होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के नवीकरण योग्य तथा अनवीकरणीय योग्य स्रोतों में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर लिखेंगे सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत को नवीनीकृत संसाधन कहते हैं। इन्हें अपरंपरागत स्रोत भी कहा जाता है। सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव भार यानी कि बायोमास असमाप्य समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल है और इन्हें नवीनीकृत करके बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा अनवीनीकृत तथा परंपरागत स्रोत है जो समाप्य संसाधन है। एक बार प्रयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है। तो इसका आंसर लिखेंगे परमाणु के विखंडन द्वारा परमाणु ऊर्जा पैदा की जाती है। इसे नाभिकीय ऊर्जा भी कहा जाता है, जो परमाणु के नाभिक में परिवर्तन लाकर प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम, थोरियम, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट इत्यादि है। ये खनिज भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इन पर आधारित कई परमाणु ऊर्जा केंद्र देश में स्थापित किए गए हैं, जिनमें तारापुर जो महाराष्ट्र में, रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, केंगा कर्नाटक और काकड़ापाड़ा गुजरात मुख्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे भारत में पवन ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। अस्थायी वायु प्रणालियों और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय हवाओं, स्थानीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भारत के तटीय भागों में पवन तेज गति से चला करते हैं, अतः इसके पास एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 250 वायु चलित
टरबाइनें स्थापित की जानी है जो 12 अनुकूल सागर तटीय क्षेत्रों में लगाई जाएगी। इससे भारत 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर सकेगा। खनिज तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए पवन ऊर्जा को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम और नाभिकीय ऊर्जा से अधिक लाभप्रद और प्रभावी है। भारत एक उष्ण कटिबंधीय कहते हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां सूर्य का प्रकाश तीव्र रहता है, अतः भारत में सौर ऊर्जा के विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहां प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 20 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। गुजरात में भुज के निकट इसका सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया। राजस्थान में भी इसके विकास की संभावना है। भारत में घरेलू उपयोग के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। लद्दाख और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी यह विकसित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत शक्ति का विकास उत्तर भारत में अधिक क्यों हुआ? कोई 3 कारक लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे उत्तर भारत में जल विद्युत शक्ति का अधिक विकास हुआ। इसके 3 प्रमुख कारक, प्रथम है उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरा है सदावाहिनी जो सालों भर गहरी और सकरी घाटियों से होकर गुजरती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन पर बांध बनाना और विद्युत का उत्पादन करना आसान है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे उत्तर भारत में अधिक जनसंख्या के कारण घरेलू कृषि और औद्योगिक तथा नगरीय क्षेत्रों में बिजली की मांग अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा के विकास पर एक संक्षिप्त विवरण करें। इसका आंसर लिखेंगे प्रवाहित पवन से उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। यह प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का समाप्य स्रोत है। भारत में लगभग 23,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है। देश में लगभग 90 स्थानों की पहचान पवन ऊर्जा केंद्र के रूप में की गई। यह स्थान गुजरात हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में स्थित है। गुजरात के कच्छ में लंबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से 1 बार नहीं 2 बार 3 बार करके आप देखने का प्रयास करेंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे। बाकी इससे आगे का जितने भी प्रश्न हैं हम इसके आगे का सेट में बना करके डालेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।